वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल ऑक्शन 2024 की, जो अभी जस्ट समाप्त हुआ है और काफ़ी अच्छे बाइज हुए, काफ़ी महंगी रकमें गई, काफ़ी हिस्ट्री बनी। तो आइए बात करते हैं कि क्या है इस आईपीएल ऑक्शन में। बात करते हैं कि सबसे महंगा बाय हुआ था पैट कमिंस का 20 करोड़ 50 लाख रुपए में। एसआरएच ने खरीदा था, काफ़ी अच्छी बोली लगी पैट कमिंस के ऊपर, 20 करोड़ तक गए और सिर्फ आधे घंटे के अंदर रिकॉर्ड टूट गया। 24 करोड़ 75 लाख रुपए में मिचेल स्टार्क बिके, एक और ऑस्ट्रेलियन बॉलर मिचेल स्टार्क, जिनको केकेआर ने खरीदा। अब बात कर लेते हैं दोनों बॉलर्स की किफायती की। क्या दोनों बॉलर्स उतना कम कर पाएंगे जितने का इनका प्राइस मिला है? तो बात करते हैं पैट कमिंस की। पैट कमिंस बैटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। हाल ही में उन्होंने T20 में बैटिंग का अपना जज्बे दिखाई है। केकेआर के लिए जब खेलते थे तो 13 बॉल में 50 मार चुके हैं। तो बैटिंग काफ़ी अच्छी है उनकी, बैटिंग औसत अच्छा देते हैं। बॉलिंग में थोड़ा इकोनॉमिकल नहीं रह पाते हैं T20 में, जैसा कि देखा गया आईपीएल में भी उतनी इकोनॉमिकल नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो इंटरनेशनल T20 में वो ठीक ठाक इकॉनमी है, 7.62 की इकॉनमी है। तो देखा जाए तो ठीक इकोनॉमिकल बॉलर है और फेंक लेते हैं। तो और नई बॉल से स्विंग कराते हैं तो और अच्छी बात रहेगी एसआरएच के लिए। एसआरएच शायद हो सकता है कैप्टनसी विकल्प भी ढूंढ रहे हो पैट कमिंस के ऊपर, क्योंकि एडन मैकरम अब मेरे ख्याल से कैप्टन नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपके पास एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन आ चुका है, जिसने वर्ल्ड कप जिताया ऑस्ट्रेलिया को हाल ही में, और WTC विनिंग कैप्टन है। तो मेरे ख्याल से पैट कमिंस को कैप्टन बनने के तौर पर एसआरएच देख रही थी, इसलिए उनको 20 करोड़ इन्वेस्ट किए गए। मेरे ख्याल से 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पैट कमिंस के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप कैप्टन पर्सपेक्टिव भी उसे छोड़ना तो परफेक्ट चॉइस है एसआरएच के लिए। फिर बात कर लेते हैं दूसरे सबसे महंगे बाई के लिए, जो है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपीस दिए केकेआर ने, जो कि थोड़े ओवर प्राइस हैं। हाँ जी, मैं खुद कह रहा हूँ कि थोड़े ओवर प्राइस हैं, क्योंकि ओवर प्राइस इसलिए हैं, मिचेल स्टार्क 7 साल बाद आईपीएल में वापसी कर रहे हैं, और 7 साल बाद आप किसी टूर्नामेंट में वापसी कर रहे हो तो आपकी फॉर्म उतनी स्टेबल नहीं रहती है। और मिचेल स्टार्क का देखना होगा कि T20 में हाल ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बार कैसा परफॉर्म करते हैं T20 में और आईपीएल में कैसा परफॉर्म करेंगे, उन पर डिपेंड करता है। 24.75 करोड़ दिए हैं केकेआर ने इनको। फिर बात कर लेते हैं गिराल्ड कोर्जे की। काफ़ी अच्छा बाय था मुंबई इंडियंस के लिए 8 करोड़ में। गिराल्ड कोर्जे परफेक्ट बाय मुंबई इंडियंस ने एकदम परफेक्ट स्टील किया। अगर आज देखा जाए तो मुंबई इंडियंस ने, अगर देखा जाए, अपना पेसिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। उन्होंने निशाल तुषारा को लिया है, गिराल्ड कोर्जे को लिया है, मधुशंका है, आकाश माधवाल है, उनके पास जसप्रीत बुमराह है। तो पेस लाइनअप मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस से बेस्ट किसी के पास नहीं है। ऑन पेपर अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम देखी जाए तो वही मुंबई इंडियंस के पास है, क्योंकि उनका बैटिंग ऑर्डर में रोहित है, ईशान है, सूर्या है, हार्दिक है, टिम डेविड है, और उसके बाद बॉलिंग में बुमराह जैसे, बैंड्रॉप जैसे और गिराल्ड कोर्जे जैसे बॉलर्स हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा बॉलिंग लाइनअप इस टाइम, बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप का मिक्स देखा जाए तो सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 ऑन पेपर मुंबई इंडियंस के पास है। कहते हैं ऐसे 4 ओवरसीज बॉलर की, 4 ओवरसीज बॉलर, माफी चाहूंगा, 4 ओवरसीज बॉलर नहीं, 4 ऐसे बॉलर्स की जो आज के बेस्ट स्टील बॉलर्स रहे। पहले नंबर पर मैं नाम लूंगा गस एटकिंसन का। 1 करोड़ रुपए के बेस प्राइस में केकेआर को 150 प्लस पेस फेंकने वाला बॉलर मिल गया है, तो बहुत अच्छा स्टील है। गौतम गंभीर ने काफी अच्छा दिमाग का इस्तेमाल किया यहाँ पे। फिर बात कर लेते हैं कार्तिक त्यागी की। 60 लाख रुपीस में आशीष नेहरा ने एकदम बेस्ट बाय लिया आज का। कार्तिक त्यागी जिन्हें 5 बॉल में 2 रन डिफेंड कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी आज का बेस्ट स्टील रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं गौतम गंभीर ने एक और अच्छा बाय किया है, जिसमें चेतन सकारिया 50 लाख रुपए में एक लेफ्ट आर्म पेसर अपनी टीम में जोड़ा है, वो भी बहुत अच्छा बाय अगर देखा जाए। लेकिन आज का मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट स्टील है वो है वनिंदु हसरंगा का, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए में एसआरएच में गए। एसआरएच को इससे अच्छा बॉलर, अगर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मिल नहीं सकता था, और उनके बेस प्राइस पे उसको पाना वो बहुत बड़ी बात है। बात कर लेते हैं डैरेल मिचेल की। डैरेल मिचेल भी बहुत अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर है। सीएसके ने उनको 14 करोड़ रुपए दिया, थोड़े से ओवर प्राइस रहे, लेकिन सीएसके ने भी अपनी, देखा जाए तो बैटिंग लाइनअप को थोड़ा मजबूत किया, क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं है, अंबती रायडू नहीं है, तो डैरेल मिचेल मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि धोनी जैसे फिनिशर को आके मौका मिल जाए, कि धोनी जैसे फिनिशर को आके मौका मिल जाए कि वो अच्छा खेल सकें। तो डैरेल मिचेल 20 में टेक के भी खेल सकते हैं, बॉलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो अच्छा बाय है। उसके बाद सीएसके ने रचिन रविंद्र को भी बाय किया। रचिन रविंद्र को 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा, जो सीएसके के लिए सबसे परफेक्ट चॉइस थी। सीएसके ने उसके बाद शार्दुल ठाकुर को भी खरीदा, एक और बॉलिंग ऑलराउंडर, जो भी अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं बैटिंग में भी। पिछले साल हमने केकेआर के लिए देखा कि उन्होंने आरसीबी को 62 रन मारे थे, तो काफ़ी अच्छा स्टेबल बाय है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आरसीबी की बात हो रही तो आरसीबी की बात कर ही लेते हैं। आरसीबी ने 2 करोड़ रुपए दिए लॉकी फर्गसन को, जो एक अच्छा बाय है उनके लिए। लेकिन आरसीबी ने थोड़ी सी आज एक गलती की है कि उन्होंने काफ़ी बड़े नाम जो अब वो खरीद सकते थे अपनी बॉलिंग लाइनअप को मजबूत करने के लिए, वो नहीं खरीद पाए, जैसे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो उनके पैसों से बाहर जा रहे थे, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट भी वो गिराल्ड कोर्जे, मधुशंका और निशाल तुषारा जैसे बॉलर्स को नहीं खरीद पाए। तो अगर देखा जाए तो आरसीबी ने यंग बॉलर्स में इन्वेस्ट किया। देखिए वो यंग बॉलर्स कितना अच्छा कर लेते हैं। उनके पास टॉम करन है, लॉकी फर्गसन है,
और अगर देखा जाए तो मोहम्मद सिराज हैं, तो यंग बॉलर्स पे इन्वेस्ट किया है। देखिए ये यंग बॉलर्स के लिए कैसा कर लेते हैं इस IPL में। और देखा जैसे चिन्नास्वामी की पिच है उस हिसाब में तो फास्ट बॉलर को उतनी मदद मिलती है, लेकिन काफ़ी बैटिंग पिच है, तो देखना होगा कि फास्ट बॉलर्स कैसा परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। फिर देखा जाए तो RCB ने एक और अच्छा बाय किया था अल्जारी जोसेफ को। अल्जारी जोसेफ को काफ़ी अच्छे बॉलर है, उनके अभी तक के बेस्ट IPL फिगर्स हैं। देखा जाए तो पेसिंग ऑलराउंडर है अल्जारी जोसेफ, बैटिंग भी कर लेते हैं। देखना होगा कि चिन्नास्वामी की पिच पे कैसे वर्कआउट कर पाते हैं। फिर बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स ने भी काफ़ी अच्छे से बाइस किए हैं। रायली रूसो को खरीदा है, ठीक है, उन्होंने रायली रूसो को खरीदा है, और शाहरुख खान के लिए भी काफ़ी बिट की, लेकिन शाहरुख खान को खरीद नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने देखा जाए तो क्रिस वोक्स को खरीदा है, हर्षल पटेल को खरीदा है, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे अपने पेसिंग ऑलराउंडर सेट कर रखे हैं, क्रिस वोक्स जैसे, हर्षल पटेल जैसे, जो कि उनको सिकंदर रजा और लियाम लिविंगस्टोन के बैकअप में ढूंढे गए, और मेरे ख्याल से बेस्ट ऑलराउंडर उन्होंने अभी ढूंढे हैं। हर्षल पटेल 11 करोड़ में खरीदे गए हैं, तो एक वो पेसिंग बॉलिंग ऑलराउंडर का विकल्प देते हैं। साथ में क्रिस वोक्स को खरीदा जो नई बॉल से स्विंग भी देते हैं, तो काफ़ी अच्छा देखा जाए तो उन्होंने भी ऑप्शन खेला है। अब बात कर लेते हैं 4 ऐसे बाइस की जो कि अगर देखा जाए तो उनके पैसों के हिसाब से वर्थ इट है। तो 4 ऐसे बाइस और उनके पैसों के हिसाब से वर्थ इट है, तो वो मेरे ख्याल से गिराल कोटचे जो परफेक्ट बाय है 8 करोड़ में मुंबई इंडियंस के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं दिलशान मधुशंका की, जो 5 करोड़ में एक और परफेक्ट बाय है मुंबई इंडियंस के लिए। तो मुंबई इंडियंस ने काफ़ी वर्थ इट बाय किए हैं। अब सब में तो मुंबई इंडियंस का नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुंबई इंडियंस ने काफ़ी वर्थ इट बाय किए हैं, तो मुंबई इंडियंस के काफ़ी वर्थ इट बाय हैं। उसके बाद तीसरे नंबर में हम बात कर लेते हैं जो एक और वर्थ इट बाय उनके पैसे के हिसाब से, तो वो मेरे ख्याल से गस एटकिंसन लगे मुझको। गस एटकिंसन पर्सनली अब अगर देखा जाए तो T10 लीग में काफ़ी अच्छा फेंकते हैं, मैंने उनको पर्सनली वॉच किया है, T10 लीग में काफ़ी अच्छा फेंकते हैं, 150 किलोमीटर का पेस है। 1 करोड़ रुपये में KKR को ये बॉलर मिला, तो काफ़ी अच्छी बात रही है। KKR ने मिडिल स्टार्ट पर थोड़ा महंगा पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन उनने फिर बॉलिंग में अगर देखा जाए तो गस एटकिंसन से अपनी बॉलिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। चौथे नंबर पर अगर एक और परफेक्ट बाय मैं देख लूँ तो मुझे वनिंदु हसरंगा दिखते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए में वो एकदम परफेक्ट बाय है। इससे अच्छा बॉलर आपको 1.5 करोड़ रुपए में नहीं बिक सकता, तो SRH ने एकदम परफेक्ट बाइस किए हैं। अब ऐसे कुछ नाम हैं जो अनसोल्ड गए, जो थोड़ी सरप्राइजिंग लगे लोगों को और मुझे भी, जैसे फिल सॉल्ट, जो कि काफ़ी अगर कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे बैटर हैं, अनसोल्ड नहीं जाने चाहिए थे। विकेट कीपिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, अनसोल्ड नहीं जाने चाहिए। फिर स्टीव स्मिथ तो पिछले साल भी अनसोल्ड थे, लेकिन इस साल उम्मीद थी स्टीव स्मिथ ने कि BBL में अच्छा परफॉर्म किया है, तो शायद इस साल किसी न किसी टीम के लिए खेलते हुए दिख सकते थे, मगर शायद उनके सौभाग्य नहीं था इस बार IPL में बिकना। उसके बाद बात कर लेते हैं जॉश इंग्लिश की। जॉश इंग्लिश ने हाल ही में इंडिया के खिलाफ शतक मारा है, वो भी सिर्फ 52 या 48 गेंदों में मारा था, मुझे एक्जैक्टली फिगर्स याद नहीं है। इतने तेज 100 करने के बावजूद उनको किसी भी टीम ने खरीदा नहीं है। एक विकेट कीपिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, तो विकेट कीपिंग ऑप्शन प्रोवाइड करने के बाद भी वो अगर नहीं खरीदे गए तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है उनके लिए। और बात कर लीजिए जॉश हेजलवुड की। जॉश हेजलवुड हालांकि आधा सीजन अवेलेबल नहीं रहेंगे, लेकिन आधा सीजन अवेलेबल नहीं रहने के बावजूद भी जॉश हेजलवुड नहीं बिके। जॉश हेजलवुड अगर चाहते तो किसी टीम में जा सकते थे, मतलब कोई भी टीम उन पर इन्वेस्ट कर सकती थी, लेकिन किसी टीम ने उनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। तो यही है ऑप्शन का प्रीव्यू मेरे हिसाब से, और अभी मैं हर टीम के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप समझ सकते हैं हर टीम के पास स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है किस जोन में। तो पूरा एक स्वॉट एनालिसिस करके एक वीडियो बनेगा हर टीम के ऊपर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दीजिए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।